वेरी गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे सजियों के लक्षणों के बारे में। सजियों के लक्षणों के बारे में हमने स्टडी पहले एक क्लास में कर चुके थे और उसमें हमने दो लक्षण देख लिए थे। सबसे पहला लक्षण हमने पढ़ा था, वो पढ़ा था वृद्धि या ग्रोथ के बारे में, वृद्धि या ग्रोथ। और दूसरा लक्षण हम पढ़ चुके थे जनन या रिप्रोडक्शंस के बारे में। तो ये दोनों कैरेक्टर्स हम पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरा लक्षण देखते हैं और तीसरा लक्षण है वह है उपापचय। उपापचय या जिसे हम क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। तो उपापचय या मेटाबॉलिज्म के बारे में हमें ध्यान रखना है। किसे कहते हैं उपापचय? तो आपको क्या ध्यान रखना है कि हमारे शरीर के अंदर होने वाली जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उपापचय कहते हैं। देखो एक सिंपल सा टर्म आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हम जो है केमिस्ट्री की लैब के अंदर प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें हम टेस्ट ट्यूब के अंदर दो केमिकल्स को मिलाते हैं, उनके बीच में रिएक्शंस होती हैं जिससे नया पदार्थ बनता है, या कुछ पदार्थ होते हैं जिनको टूटते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनते हैं और टूटते हैं। वे क्रियाएं जो कि हम लैब में करते हैं उन्हें हम रासायनिक क्रियाएं कहेंगे। यही रासायनिक क्रियाएं अगर हमारे शरीर के अंदर संपन्न होती हैं तो उन सभी रासायनिक क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, उपापचय कहा जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सजीवों के शरीर में होने वाली समस्त उपापचय क्रियाओं के योग को हम क्या कहते हैं, उपापचय कहा जाता है। तो ये हमें उपापचय के बारे में ध्यान रखना है। किसे कहेंगे? तो आपको ध्यान रखना है सजीवों के शरीर में, सजीवों के शरीर में होने वाली समस्त जैव रासायनिक क्रियाओं को जैव रासायनिक क्रियाओं के योग को जैव रासायनिक क्रियाओं के योग को उपापचय कहते हैं। तो ध्यान दीजिए उपापचय किसे कहते हैं? तो जीवित जीवों के शरीर में होने वाली समस्त रासायनिक क्रियाएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उपापचय कहते हैं। यानी लिविंग शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सभी क्रियाओं को हम क्या कहेंगे, उपापचय क्रियाएं कहते हैं। तो यह हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, उपापचय क्रियाएं किसे कहते हैं। उपापचय क्रियाएं सभी जीवित जीवों में होती हैं। उपापचय क्रियाएं सभी जीवित जीवों में होती हैं। उपापचय क्रियाएं सभी जीवित जीवों में होती हैं। यानी उपापचय क्रियाएं होगी वह सभी प्रकार के जीवित जीवों में होती हैं। तो यह हमें ध्यान रखना है, यह सभी प्रकार के जीवित जीवों में होती हैं, किसी भी निर्जीव में नहीं होती हैं। ये उपापचय क्रियाएं किसी भी निर्जीव में नहीं होती हैं। वे क्रियाएं जो सभी जीवित जीवों में होती हैं परंतु किसी भी निर्जीव में नहीं होती उन्हें हम क्या कहते हैं, विशिष्ट क्रियाएं कहा जाता है या विशिष्ट लक्षण कहा जाता है। तो ये किसी भी निर्जीव में नहीं होती हैं। तो यह हमें ध्यान रखना है, उपापचय होगा वो किसी भी निर्जीव में नहीं होती है। तो इस प्रकार की क्रिया होगी या इस प्रकार के लक्षण होगा उसे हम क्या कहेंगे, विशिष्ट लक्षण। अतः उपापचय एक विशिष्ट लक्षण है। उपापचय एक विशिष्ट लक्षण है। विशिष्ट लक्षण का मतलब क्या हुआ, यह केवल और केवल आपको ध्यान रखना सजीवों में पाई जाती है, निर्जीवों में नहीं पाई जाती है। तो यह एक विशिष्ट लक्षण है। उपापचय किस प्रकार का लक्षण है, विशिष्ट लक्षण है, ये हमें ध्यान रखना है। वैसे हमने इससे पहले दो पढ़े थे वृद्धि और जनन, ये दोनों विशिष्ट लक्षण नहीं है क्योंकि वृद्धि होती है वह सजीवों के साथ साथ निर्जीवों में भी होती है। तो ये विशिष्ट लक्षण नहीं मान सकते, सजीवों का लक्षण है फिर भी इसको हम विशिष्ट लक्षण नहीं कहेंगे। इसी प्रकार से जनन है वह आपको जनन सजीवों का लक्षण है परंतु इसे विशिष्ट लक्षण नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि जनन है उसमें कुछ जीवित जीव ऐसे भी होते हैं जो जनन नहीं करते हैं। बंदे कामगार मधुमक्खी है या खच्चर है या आपको जानवर मानव युगल है, इस प्रकार के जीवन में जीवित होने के बाद में भी जनन नहीं होता है। तो जनन है वो एक विशिष्ट लक्षण नहीं है। तो ये हमें ध्यान रखना है। जबकि आप यहाँ ध्यान देंगे उपापचय, तो सभी जीवित जीव, कोई भी जीवित जीव होगा उसको जीवित रहने के लिए उपापचय की आवश्यकता होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस की आवश्यकता होती है। और जिसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उपापचय होता है वही जीवित जीव कहलाएगा। तो अतः उपापचय किस प्रकार का लक्षण है, तो आपको ध्यान रखना है विशिष्ट लक्षण है। फिर उसके बाद में ध्यान दें उपापचय होता है उसके दो भाग होते हैं। उपापचय क्रियाओं के दो भाग होते हैं। क्रियाओं के
दो भाग होते हैं। तो उपापचय क्रियाएं होगी, उसके कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। यह हमें ध्यान रखना है। दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक आपको ध्यान रखना है, क्रिया होती है जिसे हम उपचय कहा जाता है। उपचय या उपचय को हम क्या कहेंगे? एनाबोलिज्म कहा जाता है। उपचय या जिसे हम क्या कहेंगे? एनाबोलिज्म कहेंगे। दूसरी क्रिया होती है जिसे हम क्या कहते हैं? अपचय या कैटाबोलिज्म कहा जाता है। अपचय या अपचय को ही हम क्या कहेंगे? कैटाबोलिज्म कहा जाता है। तो इस प्रकार से उपापचय क्रियाएं होती है वो दो प्रकार की होती हैं। एक आपको ध्यान रखना है उपचय, और दूसरी कौन सी ध्यान रखनी है? अपचय। पहले हम बात करते हैं उपचय की। उपचय या जिसे हम क्या कहेंगे? एनाबोलिज्म कहा जाता है। तो उपापचय क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक उपचय और दूसरी अपचय। पहली आपको ध्यान रखना उपचय, ये आपको ध्यान रखना निर्माणात्मक क्रियाएं होती हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के सरल पदार्थ मिलकर के जटिल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ये निर्माणात्मक क्रिया है। ये किस प्रकार की क्रियाएं हैं? निर्माणात्मक क्रियाएं हैं। क्रियाएं हैं, ये किस प्रकार की क्रिया हैं? निर्माणात्मक क्रिया है जिसमें सरल पदार्थ मिलकर जटिल उत्पाद का निर्माण करते हैं। सरल पदार्थ मिलकर जटिल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जटिल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यानी निर्माणात्मक क्रिया है जिसमें क्या होता है? निर्माण होता है जटिल उत्पाद का। तो ये जटिल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? तो आपको ध्यान रखना उपापचय कहा जाता, अपचय कहा जाता है। तो उपचय किसे कहेंगे? एनाबोलिज्म किसे कहेंगे? निर्माणात्मक क्रियाएं होती हैं जिसमें सरल पदार्थ मिलकर जटिल उत्पाद का निर्माण करते हैं। और ये जो है ये क्रियाएं होती हैं इसमें निर्माण, जैसे आप उदाहरण ध्यान रख सकते हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की किस प्रकार की क्रिया है? निर्माणात्मक क्रिया है, यह हमें ध्यान रखना है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में तो ध्यान दीजिए, प्रकाश संश्लेषण होता है इसमें सरल पदार्थ मिलते हैं और सरल पदार्थ के रूप में क्या उपस्थित? 6CO2 + 6H2O जल के अणु होंगे। वे जल के अणु किसकी उपस्थिति में? तो आपको ध्यान रखना है सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में। क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 यानी ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, जटिल उत्पाद का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार की क्रियाएं होगी उससे हम क्या कहेंगे? उपचय या एनाबोलिज्म कहा जाता है। ये निर्माणात्मक क्रिया है जिसमें सरल पदार्थ जुड़ करके और जटिल अणुओं का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से और आप ध्यान रख सकते हैं विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं। 20 प्रकार के एमिनो अम्ल, विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल होंगे। वे एमिनो अम्ल मिलकर के और किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ये किस प्रकार की क्रिया हो गई? तो आपको ध्यान एनाबोलिज्म रिएक्शंस हो गई या उपचय क्रियाएं हो गई। तो पहली वे क्रियाएं जिसमें आपको कभी जटिल उत्पादों का निर्माण होता है उसे हम निर्माणात्मक क्रियाएं या उपचय कहते हैं। दूसरी उपापचय क्रियाएं होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं? अपचय। या अपचय को ही हम क्या कहेंगे? कैटाबोलिज्म कहा जाता है। तो अपचय या कैटाबोलिज्म क्रिया ये किस प्रकार की क्रिया है? तो आपको ध्यान रखना विघटनात्मक क्रिया है। तो ध्यान दीजिए यह विघटनात्मक क्रिया है। किस प्रकार की क्रिया है? विघटनात्मक क्रियाएं हैं। विघटनात्मक क्रियाएं हैं जिसमें जटिल उत्पाद, जटिल पदार्थ या सब्सटेंस, जटिल पदार्थ टूटकर सरल उत्पादों का निर्माण करते हैं। जटिल पदार्थ टूटकर सरल उत्पादों का निर्माण करते हैं। सरल उत्पादों का निर्माण करते हैं, सरल उत्पादों में टूटते हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार की क्रियाओं की उससे हम क्या कहेंगे? अपचय कहा जाता है। उदाहरण ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि आप ध्यान रख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो निर्माणात्मक क्रिया है, जबकि श्वसन की क्रिया है वो किस प्रकार की क्रिया है? तो आपको ध्यान रखना है विघटनात्मक क्रिया है। श्वसन की क्रिया में क्या होता है? C6H12O6 होता है, वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा और क्या बनेगा? 6CO2 + 6H2O+ क्या निकलेगी? ऊर्जा निकलती है।
तो इस प्रकार की क्रियाएं होगी उसे हम क्या कहेंगे, तो विघटनात्मक क्रिया। यहाँ आपको ध्यान रखना है बॉन्ड बन रहा है और बॉन्ड बनता है उसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा यहाँ पर क्या होगी, संग्रह होती है इसके बॉन्डिंग में। इसके बॉन्डिंग में ऊर्जा क्या हो जाएगी, संग्रह। परंतु यहाँ बॉन्डिंग टूट रही है और बॉन्डिंग में संग्रहित ऊर्जा होगी वो निकलेगी, ऊर्जा निकलती है इसमें। तो इस प्रकार से ये हमें ध्यान रखना है, ये क्रियाएं होगी उसे हम कैटाबॉलिज्म कहा जाता है, यह हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है प्रोटीन होगा वह टूटता है एमिनो अम्लों में। प्रोटीन होगा वो किस में टूट जाता है, एमिनो अम्लों में टूट जाता है। तो प्रोटीन से एमिनो अम्ल बनते हैं, तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये क्रिया होती है वो अपचय होती हैं। तो तीसरा लक्षण हमें ध्यान रखना है उपापचय, यानी सजीवों के शरीर में होने वाली समस्त जैव रासायनिक क्रियाओं के योग को उपापचय कहते हैं। उपापचय क्रियाएं सभी जीवित जीवों में उपस्थित होती हैं, किसी भी निर्जीव में नहीं होती हैं। अतः उपापचय एक प्रकार के विशिष्ट लक्षण हैं जीवों का, ये हमें ध्यान रखना है। उपापचय क्रियाओं के दो भाग होते हैं, एक आपको ध्यान रखना उपचय या एनाबोलिज्म, दूसरी अपचय या कैटाबोलिज्म। उपचय का मतलब क्या हुआ, ये निर्माणात्मक क्रियाएं होती हैं जिसमें सरल पदार्थ मिलकर जटिल उत्पाद का निर्माण करते हैं, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण में 6CO2 6H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और इस निर्माणात्मक क्रिया के दौरान एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और एटीपी के रूप में जो ऊर्जा आवश्यक होगी वह ऊर्जा आपको इनकी बॉन्डिंग में संग्रहित हो जाती है, वापस टूटते हैं उस समय ऊर्जा बाहर की ओर निकलती है। इसी प्रकार से अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। यहाँ दूसरी अपचय क्रियाएं कैटाबोलिज्म, ये विघटनात्मक क्रिया हैं जिसमें जटिल पदार्थ टूटकर सरल उत्पादों का निर्माण करते हैं। जैसे श्वसन में ग्लूकोज टूटता है और जिससे CO2 बनती है, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। इसी प्रकार से प्रोटीन होगा वो टूटेगा एमिनो अम्लों में। तो ये क्रियाएं किस प्रकार की हो जाएगी, अपचय क्रियाएं या कैटाबोलिज्म रिएक्शंस होती हैं। क्लियर हो गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट अगला हम देखते हैं फोर्थ लक्षण, और फोर्थ लक्षण कौन सा है, कोशिकीय संगठन। तो अगला लक्षण ध्यान दीजिए, वो कौन सा ध्यान रखना आपको, कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन, कोशिकीय संगठन। तो आप ध्यान देंगे कि प्रत्येक जीव होता है उसका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। कोशिका सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। यह आधारभूत इकाई है, यह हमें ध्यान रखना है। यानी प्रत्येक जीव होगा वह आपको ध्यान रखना है किससे निर्मित होता है, कोशिकाओं से निर्मित होता है। कुछ जीव होते हैं वो एक कोशिका से निर्मित होते हैं तो एक कोशिकीय जीव कहेंगे, और अन्य जीव जो हम जैसे जीव हैं वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, बहुकोशिकीय कहते हैं। तो कुछ जीव एक कोशिका से निर्मित होते हैं, एक कोशिका से निर्मित, और एक कोशिका से अगर निर्मित होते हैं, एक कोशिका से निर्मित होते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, एक कोशिकीय कहते हैं। क्या कहेंगे, एक कोशिकीय कहा जाता है। कुछ जीव एक कोशिका से निर्मित होते हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय कहते हैं, और अन्य एक से अधिक कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, एक से अधिक या बहुत सारी कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, एक से अधिक या बहुत सारी कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, बहुत सारी सेल्स से निर्मित होते हैं, सेल्स से निर्मित होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, बहुकोशिकीय कहा जाता है। हमारे जैसे जीव है वो किस प्रकार के जीव है, बहुकोशिकीय जीव है। तो यह हमें ध्यान रखना है। बहुकोशिकीय जीव का निर्माण किस प्रकार से होता है, जैसे हमारी बात करें तो आपको देखना सेल्स और बहुत सारी सेल्स जो कि आपको देखना समान कार्य करती हैं, वे मिलकर के किसका निर्माण करेगी, टिश्यू का निर्माण करेगी, उत्तक का निर्माण करेगी। विभिन्न प्रकार के उत्तक जो समान कार्य करते हैं वे मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, ऑर्गन का निर्माण करेंगे, और ऑर्गन होगा वह मिलकर के और एक तंत्र का निर्माण करेंगे जिसे हम ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। तो इस प्रकार से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से आपको जानना है किसका निर्माण हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाता है। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाएगा। तो एक जीव का निर्माण होता है वह आपको देखना कोशिका से होता है। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं। तो कोशिका सजीवों की किस प्रकार की इकाई होगी, संरचनात्मक और क्रियात्मक है, यानी जितनी भी जो क्रियाएं होती हैं वो सभी किसमें होगी, कोशिका के भीतर संपन्न होती हैं, और शरीर का निर्माण होता है वो भी किससे होता है, कोशिका से होता है। तो कोशिका प्रत्येक सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं। संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल, यानी क्रियात्मक मतलब क्या हुआ, फंक्शनल। तो इस प्रकार से
सभी सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है वो कौन होती है? कोशिका होती है। इन जीवों की जितनी भी घटक बनते हैं, शरीर के विभिन्न भाग बनते हैं, वो कोशिका से मिलकर बने हैं। और आपको देखना जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सभी किस्म होती है कोशिका के भीतर संपन्न होती है। इस कारण से कोशिका को हम क्या कहते हैं? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। प्रत्येक जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होगी? कोशिका होती है। अतः कोशिका होगी वो कैसा लक्षण होगा? विशिष्ट लक्षण होगा या नहीं होगा? तो आपको ध्यान रखना है, कोशिका सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। कोशिका सजीवों का विशिष्ट लक्षण है, यानी कोशिकीय संगठन सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। कोशिकीय संगठन का गुण सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। कोशिका संगठन का गुण है वह सजीवों किस प्रकार का लक्षण है? विशिष्ट लक्षण है। तो यह हमें ध्यान रखना है, विशिष्ट लक्षण है सजीवों का, यह हमें ध्यान रखना है। तो चौथा लक्षण आपको ध्यान रखना है, कोशिकीय संगठन, यानी कोशिका सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। और सभी जीवित जीव होते हैं वो किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। कुछ जीव एक कोशिका से निर्मित होते हैं, एक कोशिकीय कहलाएंगे। अन्य जीव एक से अधिक कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, उन्हें बहुकोशिकीय कहते हैं। कोशिका के बिना किसी भी जीव का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं होता है, यह हमें ध्यान रखना है। इस कारण कोशिका होती है वह जीवित जीव की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो यह हमें ध्यान रखना है। और कोशिकीय संगठन का गुण सजीवों का विशिष्ट लक्षण होता है। तो ये इस प्रकार से चौथा लक्षण हमें ध्यान रखना है, कोशिकीय संगठन। नेक्स्ट अगला लक्षण हम देखेंगे और वह कौन सा है? तो वह हमें ध्यान रखना है, बाह्य उद्दीपनों के प्रति संवेदना एवं आपको ध्यान रखना है प्रतिक्रिया करना। तो अगला नेक्स्ट लक्षण हम देखते हैं, बाह्य उद्दीपनों के प्रति संवेदना एवं प्रतिक्रिया करना। पांचवा लक्षण हम देखते हैं, पर्यावरण के बाह्य उद्दीपनों के प्रति संवेदनशीलता एवं प्रतिक्रिया करना। बाह्य उद्दीपनों के प्रति संवेदनशीलता एवं उनके प्रति प्रतिक्रिया करना। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? चेतना कहा जाता है, या चेतना को ही हम क्या कहेंगे? कॉन्सेंसियसनेस। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। अगला लक्षण हमें ध्यान रखना है कौन सा? बाह्य उद्दीपनों के प्रति संवेदनशीलता एवं प्रतिक्रिया करना, यानी पर्यावरण के बाह्य उद्दीपनों की संवेदनाओं को ग्रहण करना, बाह्य उद्दीपनों की संवेदनाओं को ग्रहण करना एवं उनके अनुसार प्रतिक्रिया दर्शाना, क्या कहलाता है? चेतना कहलाता है। दर्शाना चेतना कहलाता है। तो चेतना किसे कहेंगे? तो आपको क्या ध्यान रखना है? चेतना होती है, यह आपको देखना है बाहर के वातावरण के परिवर्तन हैं। विभिन्न प्रकार के भौतिक, रासायनिक या जैविक परिवर्तन होते हैं। उन परिवर्तनों को पहचान करनी और उन परिवर्तनों के अनुसार अपने आप में परिवर्तन करना, उनके अनुसार क्रिया करना क्या कहलाता है? तो आपको ध्यान रखना है, उनके अनुसार क्रिया करना चेतना कहलाता है। ध्यान दीजिए, चेतना होती है वह आपको देखता है एक विशिष्ट लक्षण है। तो आपको देखता है चेतना
सभी जीवों का एक अति विशिष्ट एवं पेचीदा लक्षण है। पेचीदा का मतलब अति जटिल, पेचीदा यानी जटिल, पेचीदा अभिलक्षण है। तो चेतना है वह जीवों का किस प्रकार का लक्षण है, एक आपको ध्यान का विशिष्ट लक्षण है, और आपको ध्यान रखना है ये पेचीदा लक्षण है या जटिल लक्षण है, ये हमें ध्यान रखना है, कॉम्प्लेक्स अभिलक्षण है। क्लियर हो गया। चेतना का मतलब क्या होगा, ध्यान रखना आपको कि चेतना का अर्थ है कि बाह्य उद्दीपनों, पर्यावरण के बाह्य उद्दीपनों की संवेदनाओं को ग्रहण करना। बाह्य उद्दीपनों जैसे की संवेदना, बाह्य उद्दीपनों को जीव अपने संवेदी अंगों द्वारा, हमारे अंदर संवेदी अंग होते हैं, उन संवेदी अंगों द्वारा, अपने संवेदी अंगों द्वारा, बाह्य उद्दीपनों को जीव अपने संवेदी अंगों द्वारा ग्रहण करते हैं। ये संवेदनाएं भौतिक, रासायनिक या जैविक हो सकती हैं। ये संवेदनाएं कैसी हो सकती हैं, भौतिक हो सकती हैं या रासायनिक हो सकती है, या कैसी हो सकती है, भौतिक, रासायनिक या जैविक हो सकती हैं। तो इस प्रकार से जीव है वह आपको ध्यान रखना है बाह्य उद्दीपनों के संवेदनाओं को ग्रहण करता है, और ये संवेदनाएं होती हैं वह भौतिक हो सकती है या जैविक हो सकती है या रासायनिक हो सकती है। इन भौतिक, रासायनिक या जैविक संवेदनाएं होगी, उन संवेदनाओं को जीव ग्रहण करता है और उनके अनुसार प्रतिक्रिया करता है। इसी क्रियाविधि को हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसी क्रियाविधि को हम चेतना कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहा जाता है, या इसे हम क्या कहेंगे, संवेदनशीलता कहा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, संवेदनशीलता या कॉन्शियसनेस किसे कहा जाता है। देखिए ध्यान दें, जो चेतना का लक्षण है, चेतना छोटे यूकैरियोटिक जीव से, छोटे प्रोकैरियोटिक जीव से लेकर या सरल प्रोकैरियोट से लेकर, जटिल यूकैरियोट्स, यानी बैक्टीरिया से लेकर, सरल प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया होते हैं और जटिल यूकैरियोट्स जैसे मनुष्य तक के सभी सजीवों में पाई जाती हैं, सभी सजीवों में पाई जाती हैं। तो चेतना का लक्षण है वह आपको ध्यान रखना है सरल प्रोकैरियोट से लेकर के और जटिल यूकैरियोट जीव तक के सभी जीवों में पाई जाती हैं। तो यह हमें ध्यान रखना है, प्रोकैरियोट से लेकर के यूकैरियोट्स या मनुष्य तक के सभी जीवों में यह चेतना का लक्षण देखा जाता है। तो चेतना का लक्षण सभी जीवों में देखा जाता है। इस कारण से किस प्रकार का लक्षण हो गया, विशिष्ट लक्षण होता है। यह पादपों में भी उपस्थित होती है, जंतुओं में भी। पादप या पौधे भी वातावरणीय उद्दीपनों जैसे वातावरणीय उद्दीपनों या अपन कहीं पर्यावरणीय उद्दीपनों जैसे प्रकाश, जल, या आप ध्यान देंगे तापमान, अन्य जीव, प्रदूषक इत्यादि के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं, इत्यादि के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं, इत्यादि के प्रति क्या दर्शाते हैं, अनुक्रिया दर्शाते हैं। तो पादपों में भी यह आपको ध्यान रखना है क्या उपस्थित होती है, चेतना उपस्थित होती है, यानी बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने की क्षमता उपस्थित होती है। जंतुओं में भी आप देखें से लेकर के और सभी यूकैरियोट तक के जंतुओं में। और आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जंतुओं में आप एक मनुष्य के बारे में चर्चा करें तो मनुष्य में उच्च स्तर की चेतना पाई जाती हैं, उच्च स्तर की विकसित चेतना पाई जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, विकसित चेतना पाई जाती हैं।
चेतना पाई जाती है, जिसे हम सव चेतना कहते हैं। जिसे हम क्या कहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है, जिसे सेल्फ कॉन्शियस या सव चेतना कहते हैं। तो इस प्रकार से सेल्फ कॉन्शियसनेस या सव चेतना कहते हैं। यह सव चेतना केवल और केवल मनुष्य में पाई जाती है, सव चेतना कहते हैं। और सव चेतना केवल आपको ध्यान रखना है किसमें पाई जाती है, मनुष्य में पाई जाती है। सव चेतना का मतलब वह मनुष्य होता है, वह आपको ध्यान रखना है बाह्य उद्दीपनों के प्रति तीव्र गति से प्रतिक्रिया दर्शाता है, तथा मनुष्य होता है वह बाह्य वातावरणीय परिवर्तनों के बारे में पहले से उनको ज्ञान हो जाता है, पर्यावरण के में परिवर्तन होने के फलस्वरूप हमें ज्ञान हो जाता है। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है मनुष्य होता है वह वातावरणीय परिवर्तनों से पहले की अपनी खुद की तैयारी कर लेता है। तो इस प्रकार की क्रियाविधि होगी उसे हम क्या कहेंगे, सव चेतना। सव चेतना का लक्षण केवल मनुष्य में ही देखा जाता है, अन्य जीवों में ऐसा नहीं देखा जाता है। जैसे हम हमारा उदाहरण भी ले सकते हैं कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाने के बाद में वापस से क्लास देखता हूँ तो पता चलता है कि आपको पढ़ाने में क्या क्या मिस्टेक्स की है, तो यहाँ आपको पढ़ाने में क्या कहाँ गलतियाँ रही हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें मालूम होती हैं, तो वापस से सुधार करते हैं। सुधार करना नहीं चाहे तो अलग बात है, आप भी जब पढ़ते हैं तो आपको मालूम रहता है कि आपने क्या नहीं पढ़ा है, क्या छूटा है, कितना याद नहीं हुआ है, वो सारी चीज़ें हमें मालूम हो जाती हैं। ये लक्षण केवल और केवल किसमें, मनुष्य में ही होता है सव चेतना का। इसलिए हमें अपनी सव चेतना को जागृत करना है और आपको ध्यान रखना है कि सव चेतना का लक्षण केवल किसमें उपस्थित होता है, मनुष्य के अंदर उपस्थित होता है। और सव चेतना का लक्षण केवल किसमें देखा जाएगा, मनुष्य में देखा जाता है। फिर उसके बाद में हमें ध्यान रखना है कि जीवों में जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं वह विभिन्न अंगों, ऊतकों, कोशिकाओं के मध्य पारस्परिक प्रतिक्रिया या पारस्परिक क्रियाविधियों के माध्यम से संपन्न होती हैं। यानी आपको किसी भी जीव के कोशिका में या उनके ऊतक में या अंग में जो परिवर्तन होंगे वे परिवर्तन एक कोशिका के आंतरिक संगठन से ही नहीं, उनके बाहर के संगठन या अन्य ऊतकों के संगठन के प्रभाव से भी परिवर्तित होते हैं। तो इस प्रकार से जीवों में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वह पारस्परिक समन्वय के फलस्वरूप संपन्न होती हैं। एक आप और उदाहरण ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि ब्रेन डेड मनुष्य है, यानी इस प्रकार का मनुष्य जो कोमा में चला गया है, और कोमा में चला जाने के बाद में उनमें आपको ध्यान रखना है हार्ट और फुफ्फुस की क्रियाविधियां उनको मशीनों की सहायता से जीवित रखा गया। तो इस प्रकार की अवस्था में वह जीवित है या निर्जीव है, तो वह सजीव है और उसमें चेतना तो होती है, परंतु आपको ध्यान रखना है उसमें सव चेतना नहीं होती है, उनके अंगों के मध्य पारस्परिक समन्वय नहीं होता है। तो इस प्रकार से भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये 5 लक्षण थे जो हमें ध्यान रखना है। इसमें से पहले आपको ध्यान रखना है वृद्धि और जनन, ये आपको ध्यान रखना विशिष्ट लक्षण नहीं है, जबकि उपापचय, कोशिकीय संगठन एवं जो चेतना है, ये तीनों लक्षण जीवों के किस प्रकार के लक्षण है, विशिष्ट लक्षण है। तो यह आपका जो है सजीवों के लक्षण हैं वो कंप्लीट होते हैं। अगली नेक्स्ट क्लास में हम जैव विविधता के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।